हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। ये मेरी नई चैनल है, जो चैनल का नाम है CS हिरेन गेड़िया। यहाँ पे आपको अब से आज से लेके अभी ऑनवर्ड्स आपको CS रिलेटेड बहुत सारे नए वीडियोस मिलेंगे। नॉट ओनली CS के रिलेटेड को, CS के लिए मैं CS फाउंडेशन ऑलरेडी फ्री में बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिन बच्चों अगर CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है, अगर उसको फुल सिलेबस चाहिए तो हेमल सर करके चैनल है, उस पर जाके क्या कर सकते हो आप, वहाँ पे जाके पूरा पोर्शंस जो मैं 1 बाय 1 वीडियोस ला रहा हूँ। और हम लोग का अटेम्प्ट जो है, हम लोग जो टारगेट सेट करके चल रहे हैं वो जो नवंबर अटेम्प्ट रहेगा। अगर जिन बच्चों का टारगेट अभी है, जो फॉर एग्जांपल बात करो जून जुलाई, तो वो बच्चे लोग प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर लेना, हम लोग के चैनल के बेस पे बैठना मत। बट हाँ, जिन बच्चों का टारगेट नवंबर अटेम्प्ट है और ऑनवर्ड्स नवंबर के बाद अटेम्प्ट वाला सोच रहे हो, तो हम लोग फ्री ऑफ लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। उधर जाके आप हेमल सर के चैनल पे जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये मेरी नई चैनल है, नई चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं लाइफ का। यहाँ पे आपको CS रिलेटेड सब कंसेप्ट यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे मैं स्टडी नहीं करवाऊंगा, आपको लेक्चर्स नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं CS के रिलेटेड नई नई चीज़ें लेके आऊँगा, और CS के रिलेटेड एग्जाम्स होगी, कैसे प्रिपरेशंस करना है, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है, ये सब वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे। बट हाँ, एजुकेशन के रिलेटेड ही ये पूरा चैनल रहेगा, और कोई चैनल यहाँ पे और कोई चीज़ें आपको दिखेगी नहीं। बट हाँ, CS के रिलेटेड अमेंडमेंट्स हो गया, कैसे प्रिपरेशंस करना है, क्या करना है, क्वालिफिकेशंस हो गए, आप क्वालिफाइड हो गए तो क्या करना है, ट्रेनिंग कैसे होगा, जॉब कहाँ मिलेगी, ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेगा, CS हिरेन गेड़िया के चैनल पे आपको मिल जाएगा। चालू करता हूँ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट वीडियो होगा ये चैनल पे, CS हिरेन गेड़िया के चैनल पे, जहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग की एग्जाम्स आ रही है 1 जून से एग्जीक्यूटिव की भी एग्जाम से, प्रोफेशनल की एग्जाम भी है। आज जो डिस्कशन करूंगा, जो पूरा फोकस होगा कहाँ पे होगा, CS एग्जीक्यूटिव के एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे, और सॉरी CS एग्जीक्यूटिव पे होगा। सेकंड वीडियो में लेके आऊंगा, वहां पे मेरा पूरा फोकस किस पे लाऊंगा, मैं प्रोफेशनल प्रोग्राम पे लेके आऊंगा। अपन आज की वीडियो में सर क्या करेंगे, आज के वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे प्रिपरेशंस करना है। आज से काउंट करो तो 1 महीना, ओनली 1 मंथ 30 डेज ही बाकी आपके एग्जाम्स को। तो ये 30 डेज में आपको क्या प्रिपरेशंस करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, ये सब एग्जाम्स ऐसी है कि बीकॉम के एग्जाम्स तो है नहीं कि भाई एग्जाम दे दिया पास हो जाओगे। यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स रहना जरूरी है। जो 3 घंटा जो आपका एग्जाम्स का होगा, वही वहाँ पे गेम है। अगर आप पूरा साल पढ़ लिया है, पूरा रट्टा मार लिया है, बट एग्जाम के दिन अगर वो अगले दिन अगर रिविजन्स नहीं हुआ, तो कहा ना कहा पूरा जो आपने मेहनत किया था 6 महीने 8 महीने की, वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो ये देखोगे तो आपको कोई छुट्टी नहीं है, हार्डली 1 या 2 छुट्टी रहेगी। अगर जो बच्चे लोग एक ही ग्रुप दे रहा है तो उसको छुट्टी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपका उन लोग ने सेट भी ऐसा किया है कि पेपर्स कि भाई पहला ग्रुप, अगर पहला मॉड्यूल्स है पहले ग्रुप का, तो पहले दिन पे एग्जाम होगा। बाद में पहले क्या होता था, मैं बात करूं 2 साल पहले की, वहां पे क्या होता था कि पहले मॉड्यूल का 4 पेपर एक साथ होता था, बाद में सेकंड मॉड्यूल के 4 पेपर एक साथ होता था। बट अभी इन लोग ने क्या किया है कि भाई एक मॉड्यूल का एक पेपर, सेकंड मॉड्यूल का पहला पेपर, थर्ड वापस से फर्स्ट मॉड्यूल का सेकंड पेपर, सेकंड मॉड्यूल का सेकंड पेपर, वैसे करके इन लोग ने क्या किया है, सीक्वेंस सेट किया है। तो यहाँ पे कहा ना कहा, अगर जिन बच्चों ने खाली एक ही ग्रुप दे रहा है, तो कहा ना कहा उसको हेल्पफुल हो जाएगा कि हर एक एग्जाम में छुट्टी मिलेगी। बट मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चे लोग की जो दोनों ग्रुप दे रहा है, एग्जीक्यूटिव दे रहे हैं, वहाँ पे उसको कोई छुट्टी नहीं है, सब पेपर्स उसको एक साथ ही देना है। बट हाँ, एक ही छुट्टी मिल रही है, जो एग्जाम मिलकर संडे आ रहा है, इसलिए उन लोग ने क्या दिया, छुट्टी दिया। अदरवाइज उन लोग ने एक भी छुट्टी नहीं दिया। तो ठीक है, चलो शुरू करते पूरा। अपन देखो पहले टाइम टेबल देख लेते हैं, अपना टाइम टेबल कैसे सेट किया है। यहाँ पे CS एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करो, देखो डोंट वरी, मैं प्रोफेशनल के लिए भी पूरा वीडियो लेके आऊँगा, ये मंथ में ही लेके आऊँगा, मतलब 10-15 दिन पहले वेल इन एडवांस में ही आपको दे दूंगा कि क्या कैसे पे कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है आप लोग को। ठीक है, चलो प्लीज़ अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी भी जो मेरे हेमल सर वाले जो वीडियोस है, अगर जो कोई आपका भाई बंधु लोग CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता है, तो प्लीज़ बिंदास वो वाली चैनल को क्या कर देना, आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस प्रोग्राम, अपना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में। थोड़ा टाइम टेबल डिस्कस कर लेते क्या है। 1 जून को आपका कौन सा पेपर है, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ है। नथिंग बट आपका वो थियरी पेपर है, रिटर्न पेपर है, पूरा रिटर्न पेपर है यहाँ पे। यस, नथिंग बट पहले जो लेबर लॉ था, इन लोग ने ये नाम दे दिया है। नया पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पोर्शन के साथ साथ आपको बोलते जा रहा हूँ कि नए ओल्ड पोर्शन में लेबर लॉ नाम था इसका। सेकंड पेपर होगा जो आपका सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, नथिंग बट पूरा सेबी पे है।
वंस अगेन ये सेकंड मॉड्यूल है। वापस से बात करूं तो कहा ना ये क्या है, पूरा रिटर्न एग्जाम्स है, 100 मार्क का आपको क्या करना है, पेपर अटेंड करके आना। देखो वंस अगेन मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ बच्चे लोग आपको 100 मार्क्स का अटेंड करके आना है, आना है, आना है। अगर आपको लग रहा है कि कहा ना लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 2 घंटा हो गया और कहा ना आपको 30 मार्क्स का अभी भी पेंडिंग है, 30 to 40 मार्क्स का, तो आपको आंसर क्या कर देना है, शॉर्टकट कर देना है। आपको 5 मार्क का आंसर एक पेज से ज़्यादा लिखना नहीं है। ये बीकॉम की एग्जाम्स नहीं है कि आप जितना लिख के आओगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं। यहाँ पे आपको अप टू पॉइंट रहना पड़ेगा, आपको अप टू पॉइंट आंसर्स लिखने हैं। यस, ठीक है। चलो थर्ड एग्जाम होगा कंपनी लॉ, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। कहा ना अगर सपोज केस स्टडी आ गया तो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनेगा, कहा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके बेस पे आपको सेक्शन वाइज आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशंस देना है लॉ क्वेश्चंस का। फोर्थ एग्जाम्स होगा आपका इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। वंस अगेन ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इतना टाइम टेबल डिस्कस करने के बाद पूरा अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे अपन कि किधर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट होगा, अब आपको 5 तारीख को तो कोई एग्जाम्स ही नहीं है, तो बेटर है कि भाई थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। 6 जून को आपका होगा सेटिंग अप द बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, नया कंसेप्ट लेके आया है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट इन लोग ने क्या किया है, एक इंट्रोड्यूस करके लाया है चैप्टर्स और सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो। 7 जून को आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, जो नथिंग बट आपका अकाउंट्स के रिलेटेड होगा पूरा। पर हाँ, इन लोग ने ऑडिट निकाल दिया, ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। ओल्ड सिलेबस में अकाउंटिंग एंड ऑडिट था, उन लोग ने ऑडिट निकाल के यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाल दिया इन लोग ने, नथिंग बट पूरा कॉस्टिंग इन लोग ने मर्ज कर दिया है। कुछ आई थिंक जो 60-40 मार्क्स आप लोग को डिवीजन दिया है। नेक्स्ट होगा टैक्स लॉ, और लास्ट हो जाएगा 9 जून को FM वाला पेपर हो जाएगा। देखो आपका ये 3 पेपर आपका क्या है, OMR है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वहाँ पे KBC हिल के आना है। बट हाँ, जय माता जी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्सिंग है भाई। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के आप में क्या है, नेगेटिव मार्क्स हैं। तो अगर कोई भी एक क्वेश्चन रॉन्ग गिरे 0.25 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो प्लीज़ बच्चे लोग आपको जितना आ रहा है उतना ही अटेंड करना, ज़्यादा ओवर जाना मत। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने 80 क्वेश्चंस करेक्ट सिलेक्ट किया है, तो अगर 20 नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको। देखो मैं यहाँ पे छोड़ने की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह मैं छोड़ने की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे थियरी क्वेश्चन है। अगर आपने रॉन्ग आंसर लिया तो भी उसका कितना मार्क्स मिलता है, एक मार्क्स मिलता है। बट यहाँ पे रॉन्ग मिलेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऑलरेडी 0.25 मार्क्स और नेगेटिव हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्लीज़ छोटी छोटी बच्चे लोग गड़बड़ करना मत, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। 3 घंटे की जो एग्जाम होगी वही पूरी गेम रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव क्रैक करने की, ठीक है। चलो अभी अपन पोर्शन वाइज बात करते हैं कि पोर्शन में अंदर सर दिया क्या है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपकी जो मॉड्यूल्स है उसको शॉर्टकट किया है मैंने यहाँ पे। स्टडी मटेरियल ऑफ एग्जीक्यूटिव, पहला पेपर आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशंस एंड जनरल लॉ है। जथिंग बट मैंने तुम लोग को पहले बोला था, ये आपका इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो लेबर लॉ है, जो पहले इन लोग ने ऑब्जेक्टिव वाइज रखा था, बट यहाँ पे इन लोग ने पूरा सब्जेक्टिव कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नाम भी दिखेंगे, जैसे कि लिमिटेशन एक्ट है, टॉर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, बट हाँ पूरा सब पढ़ना है आपको। रजिस्ट्रेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट टू टेक्नोलॉजी। देखो इन लोग ने एक नया कंसेप्ट इधर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। IT जो फाइनल एग्जाम में था ना, उन लोग ने फाइनल एग्जाम में IT, ओल्ड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड सिलेबस पे प्रोफेशनल एग्जाम में IT करके पूरा सब्जेक्ट था 100 मार्क का, सेकंड ग्रुप के अंदर पेपर था, वो पूरा उधर से हटा के इन लोग ने थोड़ा सा एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिया है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सी चीज़ किया है। कुछ ज़रूरत नहीं थी IT के लिए 100 मार्क के लिए लाना। थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो अपने कंप्यूटर के बारे में तो ग्रेट इनफ है। अपने को ज़्यादा स्कॉलर बनने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। सेकंड पेपर होगा, जो अपना पेपर होगा अपना, देखो मैं यहाँ पे पूरा पढ़ा होगा नहीं, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या किस पे फोकस करना है, उसके बारे में मैं बताना आया हूँ। पूरा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया हूँ। सेकंड चैप्टर होगा अपना कंपनी लॉ, मॉड्यूल 1 पेपर 2 कंपनी लॉ। देखो यहाँ पे वंस अगेन बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको सर्टन क्वेश्चंस आपको केस स्टडी टाइप दिखेंगे। देखो आप बच्चे लोग हैं ना, प्रिपरेशन करने के पहले ना पढ़ते नहीं है कि
सब्जेक्ट का पर्पस क्या है। आप देखोगे ना सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के अंदर पर्पस भी लिखा है। देखो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी लोग का मॉड्यूल्स है, आपके मॉड्यूल्स में देखना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखा है कि आपको ये सब्जेक्ट डाला कि ऑब्जेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का, यहाँ पे क्लियरली लिखा है टू इंपार्ट द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट्स शेड्यूल्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर इंक्लूडिंग ए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, केस लॉ एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। मतलब आपको यहाँ पे कौन सा नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। तो कहाना का पेपर थोड़ा टफ आएगा, उन लोग थोड़ा डिटेल में पूछने की ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको इन फ्यूचर में अगर आप सीएस बन गए, कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको सब रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट 2013 के सब रूल्स एंड रेगुलेशन सबको आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि पूरा बेस जो अपना सीएस का है किसके बेस पे, पूरा कंपनी लॉ के बेस पे, इसलिए इन लोग ने क्लियरली लिखा है एक्सपर्ट नॉलेज। देखो पहला पेपर जो अपना था ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला, वहां पे एक्सपर्ट नॉलेज नहीं लिखा रहेगा। देखो क्या लिखा रहेगा, वहां का क्या पर्पस था, ऑब्जेक्टिव्स। कहाँ गया, हाँ देखो ये ऑब्जेक्टिव, देखो ये अपना पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज। मतलब आपको यहाँ पे इतना डिटेल्स में पूछेंगे भी नहीं, अब पूछ लिया, इतना बहुत रेयर चांस है, पूछ लिया तो 5 मार्क का या 10 मार्क का डिटेल में पूछ लेंगे, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है ये सब्जेक्ट लाने का हम लोग का, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट एंड जनरल लो। तो आपको पहले वो तो देखो कि भाई जब, क्योंकि बच्चे लोग को ये सब पेज तो पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर शुरू हो जाते हैं। अरे भाई अगर इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर को लाया है, ये सब्जेक्ट को लाया है, तो क्यों लाया है और क्या पर्पस है और क्या नॉलेज चाहिए उन लोग को हम लोग से, इसलिए इन लोग ने क्लियरली लिखा है ऑब्जेक्टिव्स में कि भाई ये चैप्टर्स लाने के लिए हम लोग को वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको, कि कहाँ ना कहाँ सपोज कि कंपनी आप कुछ काम कर रहे हो, सडनली फॉर एग्जांपल कंपटीशन का कुछ आ गया आपका, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का कुछ क्वेश्चंस आ गया माइंड में, क्लाइंट ने पूछ लिया, तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको हमेशा अगर आप जब भी बुक्स पढ़ रहे हो तो आप कौन से पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, एग्जामिनर भी एक उसके बेस पे ही क्या आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये सब छोटे छोटे चीजें, ठीक है। कंपनी लॉ में वंस अगेन बात कर रहा हूं, पूरा इंटरेस्टिंग पेपर होगा आपका, कहाना का केस स्टडी टाइप्स आने के चांसेस है, आएगे भी। मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन तो आपको केस स्टडी टाइप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा पेपर केस स्टडी टाइप पूछेगा, पर हाँ एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं रहा तो वो पूरा चैप्टर्स, पूरा जो 100 मार्क का जो पेपर रहेगा पूरा आपको केस स्टडी वाइज पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीजें रहेगी, जनरल मीटिंग रहेगी, बोर्ड मीटिंग रहेगी, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स में भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, जीडी, तो इतना कुछ खास है लग नहीं रहा है, बट हाँ देखो यहाँ पे ना एन इंट्रोडक्शन ऑफ एमसी एंड फाइलिंग ऑफ XBRL। आपको मालूम है अभी LLP का नया कंसेप्ट आया है, इन लोग ने पूरा नया चेंजेस लाए, तो LLP के बारे में भी पूछ सकते हैं, DI3 KYC के बारे में भी पूछ सकते हैं, MSME के बारे में भी पूछ सकते हैं। जो रेगुलर कंप्लाइंसेस हो रहे हैं नावडे, आपको उस पर नॉलेज जज कर सकते हैं कि भाई आप एज अ प्रोफेशनल कोर्स यूज कर रहे हो तो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक नया कंसेप्ट इन लोग ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है जो है मेगा फॉर्म्स करके। मेगा फॉर्म्स में उन लोग ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बहुत अच्छी सी चीजें दी है, सर्टिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छी सी चीज दी है, जो आपको ना तो हम लोग को ओल्ड सिलेबस की बात करो, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 साल पहले के बाद में ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं, तो मेगा फॉर्म्स के बारे में उन लोग पूछ सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें करके जाना। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, यस इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा आपको कंपलसरी, आई थिंक सो मेरे हिसाब से सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 और 2 अप्रूव है अभी, 3rd बाद में, उसके बाद रिमेनिंग अप्रूव नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड मीटिंग के रिलेटेड है और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड अपना 2 जनरल मीटिंग के रिलेटेड। तो वो सब क्या करके जाना है, आपको पढ़ के जाना है, रट्टा मार के जाना है। केस स्टडी वाइज पूछेंगे, देखो आपको अगर एक केस स्टडी वाइज पूछ रहे हैं तो आपको पहले आराम से देखना है कि भाई आपको कौन से एंगल से, कौन से सेक्शन को लेके इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, आपको पहले वो क्वेश्चन का रेफरेंस देना है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना है कि भाई ये बोलना क्या चाहता है, उसके बाद केस स्टडी को एक्सप्लेन करना है और बाद में क्या कर देना, आपको कंक्लूड कर देना है। टारगेट करना है कि आपको 5 मार्क का क्वेश्चन या तो 4 मार्क का जो भी क्वेश्चन केस स्टडीज आ रही है, आपको एक पेज के ज्यादा सेकंड पेज का 3 या 4 लाइन में क्या कर देना है, खत्म कर देना है। आप लेंथी क्वेश्चन लिखने जाना मत,
क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे नहीं, सब थियरी रहेगा 100 एंड 100 मार्क का, तो आपका टाइम नहीं बचेगा। क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा थियरी पेपर बन जाता है कि बच्चे लोग बाहर आके बोलते हैं कि सर मेरा इतने मार्क का छूट गया, इतने मार्क का छूट गया। आपका सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी छूटना नहीं चाहिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं, सिंगल मार्क्स का भी आपको करना है, छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका 90 मार्क्स आप अटेंड करके आ रहे हो, 10 मार्क का अटेंड करके नहीं आ रहे हो, तो आपको 40 मार्क्स 50 मार्क लाने के बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगी। और 40 मार्क को लाना ही है इच पेपर में, बट ओवरऑल तो आपको कितना करना है, 50% करना है। तो कहा ना कहा अपना माइंडसेट यही होना चाहिए कि हर एक पेपर में 50 या तो एक पेपर में 60 अप, ये माइंडसेट करना पड़ेगा। बिकॉज एग्जीक्यूटिव क्रैक करना इज नॉट सिंपल। आप समझ रहे हो कि बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है भाई लोग कि भाई यहाँ पे आप देखोगे, आपको खुद को मालूम है कि कितना परसेंटेज रिजल्ट आता है। हार्डली फर्स्ट ग्रुप का बात करूँ तो 15 से 20% रिजल्ट आता है, और सेकंड ग्रुप का भी सम अराउंड इतना ही परसेंटेज रिजल्ट आता है। दोनों ग्रुप को क्लब करूँ तो 2 से 3% या तो मैक्स टू मैक्स 5% में, मैक्स टू मैक्स बोला है, मैक्स आता भी नहीं है उतना, 2 से 3% में ही रुक जाता है गाड़ी। तो आपको लग रहा है कि भाई कहा ना कहा कि आप बोल रहे हो कि भाई सम अराउंड कि भाई इजी है, कर लूँगा, हलवा नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ फोकस करना अपने करियर पे और एग्ज़ाम पे भी। अगर कोई सोच रहा है कि भाई ठीक है टाइम पास के लिए देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मत जाइए। क्यों जाना है टाइम पास के लिए भी, दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करो, वो 10 दिन भी क्यों वेस्ट करना है कि हाँ भाई 10 दिन टाइम पास करूँगा, क्योंकि 10 दिन के तो आपके एग्जाम्स तो है ही, तो 10 दिन भी टाइम पास क्यों करना है। आपका एक एक दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसनेसली सीएस करना चाहते हो तो प्लीज़ करना, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो। क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव क्रैक कर भी लिया भगवान की दया से कि भाई पास भी हो गए, बट प्रोफेशनल इज़ नॉट सो ईजी कि भाई आप हो जाओगे। क्योंकि वहाँ पे तो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में एक तो ऑलरेडी इन लोग ने जो बच्चे पास हुए उसमें से भी आप प्रोफेशनल में से जो निकल के आते हो वो तो और टैलेंटेड रहेंगे, तो वहाँ पे और कंपटीशन ज़्यादा होगी आपकी। तो वहाँ पे अगर आपको हार मान जाओगे तो कहाँ ना कहाँ गाड़ी अटक जाएगी। ऑलरेडी 3-4 साल आपने डाल दिया रहेगा किसके अंदर, सीएस के अंदर, तो कहाँ ना कहाँ डिफिकल्टी हो जाएगी उस टाइम पे डिसीजन लेना। तो प्लीज़ अभी एग्जीक्यूटिव स्टेज पे ही हो, मेरे हिसाब से हो जाएगा, भरोसा रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं मेरा फ्रेंड छोड़ रहा है मैं भी छोड़ देता हूँ, मेरे से भी नहीं होगा, नहीं। और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं गुजराती मीडियम से हूँ या तो फिर सर अदर वर्नाक्युलर मीडियम से हो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं खुद गुजराती मीडियम से हूँ, मैंने भी मेरा सीएस क्रैक किया है। हाँ अटेम्प्ट्स लगेगी, डीमोटिवेट नहीं होना है भाई, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। देखो सीएस एक ऐसी चीज़ है, नॉट ओनली मैं सीएस की बात कर रहा हूँ, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम आप दे रहे हो, आपको अपने आप पे 110% भरोसा और पेशेंस रखना है। अटेम्प्ट लगा काम, ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लूँगा, वापस अटेम्प्ट लग रहा है काम कर लूँगा। आपको अपने पे भरोसा है रहना चाहिए। आज से अगर आपको लग रहा है कि मैं सीएस के लिए कैपेबल हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो अपने माइंड में वही सेट रखना है, इवन तो रिजल्ट कितना भी नेगेटिव क्यों ना आ जाए, ठीक है। चलो थर्ड पेपर होगा अपना यहाँ पे सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, नथिंग बट यहाँ पे इंकॉर्पोरेशंस के रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हो गए आपको, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी है वो सब चीज़ें। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देख लेते भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्यों लाया, क्योंकि एक नया चैप्टर्स इन लोग ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। यस चलो देखो ऑब्जेक्टिव्स देखोगे तो यहाँ पे टू प्रोवाइड अ वर्किंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेटिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड देयर क्लोजर, मतलब कंपनी फॉर्म करने के लिए बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। इसलिए इन लोग ने एक नया कंसेप्ट, नया चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किया है पूरा, जो ओल्ड सिलेबस में करके ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, ऐसा कोई मॉड्यूल्स था ही नहीं। सेटिंग अप ऑफ द बिजनेसेस एंड ऑल, 2 पार्ट में इन लोग ने आई थिंक जो डिवाइड किया। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का है, सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस, नथिंग बट टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी ओपन कर रहा है, पब्लिक कंपनी ओपन कर रहा है, 1% कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है ओपन करने के लिए, उसके चार्टर डॉक्यूमेंट, नथिंग बट एमओए एनओए वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक कंपनीज लो ही है। यहाँ पे आपको अलग से चीज़ें, आप कंपनीज एक भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें यहाँ पे भी इन लोग ने थोड़ा डिटेल्स में दी है। लीगल स्टेटस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डोरमेंट कंपनी हो गया। एलएलपी की बात करो तो अभी एलएलपी में पूरा चेंजेस ही नया आ गया, पूरा ऑनलाइन सिस्टम्स हो गई है। पहले फिलिप्स करके सब ऑफलाइन ताकि फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हो, बट अभी नाउअडेज आपको ऑनलाइन ही सब करना है। तो ये सब चीज़ें अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट क्या ला रहे हैं, सब ऑनलाइन कर देने वाले हैं। तो एक नई चीज़ें आई है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट, ये तो सब अपन ने 12th में भी पढ़ा था। अगर यहाँ पे इतना टाइम खोटी करना नहीं है भाई। यस ठीक है। फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस,
तो ये सब स्टार्टअप्स हो गई, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है डिटेल्स के अंदर। कन्वर्जन्स, यस, यहाँ पे इन लोग ने प्रैक्टिकल नॉलेज, इन लोग ने सेटिंग ऑफ द न्यू बिजनेस के लिए भी, कन्वर्जन्स के लिए भी पूरा चीज़ें नहीं लाई है यहाँ पे। पहले ओल्ड सिलेबस की बात करो तो वहाँ पे इतना कुछ डिटेल्स में नहीं था, इन लोग ने अभी पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया है कि अगर आपको कन्वर्जन चाहिए तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन, कौन सी फॉर्मेलिटीज, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे सब दिया है। पार्ट बी होगा आपका जो भी होगा रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस एंड कंप्लाइंस, 35 मार्क्स का होगा। यस, कौन से स्टेट्यूटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं आप लोग को एज अ कंपनी सेक्रेटरी, वेरियस लाइसेंसेस हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी यहाँ पे डाल दिया है, आईपीआर डाल दिया है, सर्टन कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ऑल, कंप्लाइंस एंड अंडर द लेबर लॉ। यहाँ पे उन लोग ने जो लेबर लॉ, हम लोग जो ओल्ड सिलेबस की बात करूँ, उन लोग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आधा इन लोग ने इसमें डाल दिया सेटिंग अप, और आधा जुडिस्प्रूडेंस में डाल दिया। मैं तो तुम लोग को बोला था वो लेबर लॉ था पूरा। यस, और लास्ट हो जाएगा आपका सी पार्ट होगा इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस, वो भी आपको 25 मार्क्स, मतलब डिवाइड किया है इन लोग ने 40, 35 एंड 25 मार्क्स का। अगर आपको डोरमेंट कंपनी रखना है, मतलब आपको काम नहीं करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है बट कुछ काम नहीं करना है वो बिजनेस, वो कंपनी के अंदर, तो आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। स्ट्राइक ऑफ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, और इंसॉल्वेंसी के क्या प्रोसेस होगा, लिक्विडेशन क्या प्रोसेस होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखेगी आपको डिटेल में। यस, चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना पेपर नंबर 4 होगा टैक्स लॉ। यहाँ पे तो मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिटेड कंसेप्ट तो है ही नहीं, पूरा बहुत बड़ा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, कुछ भी, मतलब टैक्स के रिलेटेड ही आएगा। तो मालूम ही नहीं गिरेगा आपने, जब भी आप एग्जाम भी देने बैठोगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये पूछ क्या लिया है। तो सर्टेन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी जो आपको हैंडल करनी है। बट हाँ, अच्छा चीज़ यहाँ पे ये दिया है कि इन लोग ने 50-50 में डिवाइड किया है। 50 मार्क आपको डायरेक्ट टैक्स है, 50 क्या है आपको इनडायरेक्ट टैक्स है। जब भी आप प्रोफेशनल में आओगे तभी वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स 30 मार्क्स से पूछा है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी वाला पोर्शन है उन लोग ने ब्रॉड कर दिया है, जो आपको 70 मार्क्स का पूछा है। यहाँ पे 1 सेकंड बात करो तो आपको इधर इतना एक्सपर्ट नॉलेज नहीं देना है। मतलब सर क्यों, अपन सीए तो कर नहीं रहे, अगर सीए होता तो इसका ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट नॉलेज होता, अपने को खाली वर्किंग नॉलेज ही चाहिए भाई। हाँ भाई, कि भाई सर्टन सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट देखनी पड़ी, कुछ अगर क्लाइंट ने पूछ लिया जीएसटी के बारे में, तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखा है पेपर का, कि ये पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया है, टू प्रोवाइड अ वर्किंग नॉलेज ऑन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड टू प्रोवाइड अ conceptual knowledge of the GST with the practical application of the GST law। ठीक है, नेक्स्ट पेपर होगा पेपर नंबर अपना 5, जो मॉड्यूल 2 चालू हो जाएगा। मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 6 है, सॉरी सेकंड, 5 किधर गया, देखता हूं मैं जरा। पेपर नंबर 6 देख लेते हैं, जो अपना सिक्योरिटीज, लेबर लॉ एंड कैपिटल मार्केट, जो पूरा सेबी पे रहेगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, देखो सेबी का पेपर आपका थोड़ा ट्रिकी आएगा, तो आपको प्लीज ध्यान से करना है यहाँ पे आपको। और नो डाउट कि भाई आपको सेबी पूरा थियरी पेपर है। टैक्स तो ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल ओएमआर है तो अब इतना डिफिकल्टीज नहीं होगी, बट हाँ सेबी में एक ऐसा चीज होगा जहाँ पे अपने आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग लिख नहीं पाते। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि बच्चे लोग लिख नहीं पाते। कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको कौन सा भी क्वेश्चन दिया आप एटलीस्ट स्टार्ट कर पाओगे, बट सेबी में आप इतना जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है किसके अंदर, सेबी के अंदर। ठीक है, तो प्लीज बच्चे लोग ध्यान में रखना, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सब ध्यान में रखना। और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी, क्योंकि आगे जाके अगर कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी में सीएस बन रहे हो तो आपके सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी क्या लिखा है, टू प्रोवाइड एक्सपर्ट नॉलेज। जैसे कि कंपनी का कैसा ऑब्जेक्टिव था एक्सपर्ट नॉलेज का, सेम सेबी का भी क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए इन द लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्निंग एंटिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एंड सेकंड लिखा है टू प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑफ द मार्केट इन इंडिया। मतलब इन लोग ने 2 पार्ट्स में इन लोग ने सेबी को क्या किया है, डिवाइड किया है। सिक्योरिटी लॉ 70 मार्क का है, और कैपिटल मार्केट जो आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो जाएगा अपना पेपर नंबर 7, जो होगा आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ। यहाँ पे आपको सर्टन लॉस दिखेंगे। वंस अगेन ये पेपर आपका
स्कोरिंग पेपर नहीं है। सर क्यों? यहाँ पे 40 मार्क्स भी लाना बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग एक ग्रुप में अटकने का रीज़न जो होता है, जो आपका इकोनॉमिक्स लॉ होता है। देखो मैं जो नेगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। अरे पास हो जाओगा, पास हो जाओगा, आप बुक छुएगे नहीं 6 महीने तक, पास हो जाओगा, मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है सर, मैं पास हो ही जाऊँगा कुछ भी हो गए। अरे हलवा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। बट हाँ, आप खाली बोलोगे कि भाई हो जाऊगा, वैसा चीज़ नहीं है भाई। बीकॉम की एग्ज़ाम नहीं है ये कि हाँ भाई हो जाऊगा, भाई एक दिन पहले पढ़ूंगा क्लियर, नहीं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और यहाँ पे मैं नेगेटिव इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये वाला लॉ आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, आपका पेपर जो होगा उसमें कहाँ पे, यहाँ पे आपको छुट्टी भी नहीं है। देखो मैं ये दोनों टाइम टेबल के साथ इसलिए पढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि 3 तारीख के बाद 4 तारीख को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट पेपर है ना, तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि भाई करूँगा क्या मैं। तो आपको आज डिसाइड करना है, आज मतलब आज ही एटलीस्ट 1 महीने या तो 2 महीने पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि 3 तारीख के एग्जाम देने के बाद, कंपनी लोग का पेपर देने के बाद 4 तारीख को मैं जो इकोनॉमिक्स लॉ का मॉड्यूल लेकर तो बैठूंगा नहीं पूरा, क्योंकि भाई 500-600 पेज का मॉड्यूल लेकर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं एक 24 घंटा भी नहीं रहेगा आपके हाथ में काउंट करने बैठूँ तो 15 से 16 घंटा स्टडी वाला टाइम बोलो, बाकी खाना पीना थोड़ा तो सोओगे ना, 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको पास 12 से 15 घंटा भी नहीं रहेगा। तो वो 12 से 15 घंटे में आपको क्या पढ़ना है वो आपको कभी डिसाइड करना है, आज डिसाइड करना है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी भी पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं किए, गलती कर रहे हो अपनी लाइफ की, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो मैं आप लोग को दोहराना नहीं चाहूँगा। मतलब आपको लास्ट 3 साल का पेपर सॉल्व करना है, एनी हाउ करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालो, अभी भी टाइम है आपके पास। आपको कंपलसरी लास्ट 3 साल का सब पेपर्स का करके जाना है, मतलब करके जाना ही है। बच्चे लोग अगर आपने नहीं करके गए तो फेल होने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि आपने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे नहीं है। पेपर्स देखना है मतलब क्वेश्चंस देखना नहीं है, सॉल्व करना है उसको। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज़ बच्चे लोग, आपके पास माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मैं छुट्टी छुट्टी तो नहीं है सॉरी, जब भी मैं घर पे आऊँगा तभी मुझे इकोनॉमिक्स और बिजनेस कमर्शियल लॉ के बारे में क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम तो नहीं है कि मॉड्यूल पूरा पढ़ लोगे। तो आपको वही क्वेश्चन पे ध्यान देना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ पे मुझे रिवीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा स्मार्टनेस, यहाँ पे हार्डवर्किंग कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे स्मार्टनेस है। क्योंकि वो 3 घंटे की जो एग्जाम के 3 घंटे बैठोगे उसमें तो पूरी गेम चेंज हो जाती है। अगर 2 क्वेश्चंस देख के हलबल जाओगे कि भाई मुझे एक भी नहीं क्वेश्चन आ रहा तो पूरी गेम खत्म। एक ग्रुप में पेपर खत्म, अगर एक पेपर में भी फेल हो गए तो पूरा ग्रुप फेल। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो प्लीज़ बच्चे लोग ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको करना है, ध्यान से याद रखना, भूल जाते हो तो लिख लो। यस, चलो, क्योंकि ये पेपर एक ऐसा पेपर है कि जहाँ पे बच्चे लोग 40s भी नहीं ला पाते, तो आप 50s तो उम्मीद करना ही मत। मतलब आपको सेकेंड ग्रुप के अंदर आपको एक पेपर वैसा ध्यान नोट करके रखना है जहाँ पे आपको 60+ स्कोर करना है कि भाई इसका 40 का मतलब इसका 50 का 10 मार्क्स उसमें क्या हो जाए, सेटअप हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर 50 आ गया तो भाई यू आर द ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे ये पेपर इतना ईजी नहीं है कि आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो, मैं नेगेटिविटी नहीं दे रहा हूँ, वापस से नेगेटिव सेंटेंस नहीं है मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। नॉट ओनली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप पेपर भी देखोगे, आपके ग्रुप सर्कल में देखना, बहुत सारे बच्चे लोग इसमें अटके ही रहेंगे, बाकी सब में क्लियर हो जाता है, बट यहाँ पे अटक जाता है, इसके अंदर इसमें और सेबी में। ये 2 पेपर एक ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे लोग लिख नहीं पाते हैं, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है भाई, लिखने की बात तो दूर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स, किस पे क्या फोकस करना है आप लोग को, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, देखो मैं हवा में बात तो करूँगा नहीं, मैं खुद CS हूँ, मैंने भी ये सब फेज से गुजर चुका हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि भाई कहाँ पे बच्चे लोग अटक सकते हैं, मैं किधर अटका था, मेरे ग्रुप वाले सर्कल कहाँ पे अटके थे। लास्ट 5 साल से मैं ये टीचिंग फील्ड में भी हूँ, तो मुझे मालूम है कि बच्चे लोग कहाँ अटकते, कहाँ चांसेस बच्चे लोग को फोकस देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप क्या करना, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा अपना मॉड्यूल 2
लास्ट होगा आपका पेपर 8 जो होगा फाइनेंशियल्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नथिंग बट आपका ये FM है पूरा। उन लोग ने CS एग्जीक्यूटिव CS प्रोफेशनल एग्जाम में FM करके पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क का, उधर से उन लोग ने निकाल के आपको एग्जीक्यूटिव में डाल दिया। वंस अगेन आपको ठीक है, एक अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे OMR है आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मतलब आपको नेगेटिव मार्क्स भी इन लोग ने क्या दिया है, मतलब आप कॉन्फिडेंस रहोगे तो ही टिक करके आना, अदरवाइज टिक करके आना नहीं। अगर किधर लग रहा है कि भाई 90-10 है तो ठीक है रिस्क ले लेना, बट आपको लग रहा है 50-50 तो मत रिस्क लेना, क्योंकि अगर रॉन्ग आंसर गिरेगा तो जो रॉन्ग रहेगा वो भी उसका तो 1 मार्क जाएगा, साथ साथ में 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स चले जाएगा। तो एक क्वेश्चन के बाद रॉन्ग गिरेगा तो 1.25 मार्क्स जाएगा आपका।